गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी आ जाएंगे ऑनलाइन सभी। देखो सभी क्लास का टाइम हो चुका है भाई, जल्दी आ जाएंगे सभी। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया है भाई, है ना, थोड़ा सा हल्का सा। बाकी अपना टाइम वही है, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई, लेट सेट हो जाता है ना थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी भाई। मैंने तुम्हें बता दिया समस्या क्या चल रही थोड़ा सा, है ना। चलो, और सभी बढ़िया हैं, तैयार है सभी आज के लिए? आज की क्लास स्टार्ट करें है भाई? अरे मेरे वीरों, मेरे मित्रों, बंधुओं, सखाओं, मेरे भाइयों, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना चैप्टर चल रहा था थर्ड चैप्टर, 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके ना, थर्ड का भी अपन ने 2 क्लासें कर ली थी, आज तीसरी क्लास है। देखो बेटाओ, अपन ने क्या क्या पढ़ा था वो चीज़ों को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखेंगे भाई सभी। देखो अपना चैप्टर चल रहा था धातु एवं अधातु, जिनको बोलते हैं अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिवीजन करता हूँ थोड़ा सी देर में और फिर अपना अपना चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो धातु, धातु क्या होते हैं बेटा? वे तत्व होते हैं जो चमकीले हो, कठोर हो, आघातवर्धनी हो, तन्य हो, ध्वनिक हो, उदय ऊष्मा विद्युत के क्या हो, सुचालक हो, धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, चांदी आदि। वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक नहीं हो, मतलब ना तो वो चमकीले हो, ना कठोर हो, ना आघातवर्धनीय हो, ना तन्य हो, ना ध्वनिक हो, ना ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, फास्फोरस, सल्फर आदि। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। दूसरा अपन ने, देखो दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब जो उनमें पहले से विद्यमान होता है, ये बात मैंने बार बार बताई है तुम्हें। भौतिक गुणधर्म में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? भौतिक गुणधर्म का मतलब है कि जैसे पहला इसमें चमक, अपने शुद्ध रूप में जो धातु होती है वो क्या होती है? धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। क्या होती है बेटा? चमकदार होती है। ठीक है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? धातु के इस गुणधर्म को अपन धात्विक चमक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है कठोरता। मेरे भाइयों, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अलग अलग धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, आघातवर्धनीयता की बात करेंगे तो आघातवर्धनीयता क्या होता है? कुछ धातुओं को पीट कर, ठीक है, पीट कर या मारकर या चोट मारकर उसको क्या कर दिया जाता है? पतली चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। धातुएं जो सामान्यतः होती है ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ऊष्मा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अगला देखेंगे बेटा, इसके बाद में अपन ने पढ़ा, इसके बाद में सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस भी एक गुण होता है धातुओं का भाई, इसको बोलते हैं ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती है बेटा, है ना। मैंने तुम्हें थप्पड़ का उदाहरण बताया था, या फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे मान लो कि अपन स्कूल की घंटी होती है, उसको बजाते हैं तो उसमें भी क्या आती है? टन टन की ध्वनि आती है। मतलब वो क्या होती है? वो धातु की बनी होती है घंटी, और वो जो हाथ में जो डंडा होता है वो तो लोहे का होता है, या फिर लकड़ी का होता है, फिर कोई भी अन्य कठोर धातु, कठोर वस्तु का होता है। ठीक है, कठोर वस्तु होती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और ध्वनि उत्पन्न करती हैं, धातुओं को यह गुण किस कहलाता है? सोनोरस कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? धातुओं को यह गुण सोनोरस कहलाता है। अगला देखेंगे तन्यता। धातुओं को खींचकर, धातुओं को जैसे मान लो ये अपने पास धातु है, इसको अपन ने खींचकर तार के रूप में बदल दिया, तो देखो भाई, तो ये क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। तो धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब आ जाता है अपने पास अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या आ जाता है? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब ये मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सारी चीजें तुम्हें पता चल गई। अब इनमें क्या है? नहीं जोड़ना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा दिया। अधातुएं, अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैसीय रूप में हो सकती हैं। आगे देखेंगे, ये अपवाद है भाई। कुछ अपवाद मैंने बताया था कि जो क्या है, मतलब सारी चीजें उसी की तरह, जो अपन ने धातुओं के गुणधर्म पढ़े हैं वो उनकी तरह उनमें गुण होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? धातुएं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें वो गुण नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या होती है? धातु। तो ये क्या कहलाते हैं? अपवाद कहलाते हैं। जैसे कि नरम धातु। अब धातुएं मुख्यतः क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन ये कैसी धातु है? नरम धातु है। तो नरम धातु कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इनके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, नकली। तो ये ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती है। क्या कर जाती है? आसानी से कट जाती है। द्रव धातु, पारा या मरकरी। द्रव धातु कौन सी? पारा या मरकरी। ठीक है, पारा या मरकरी, इसको क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है बेटा? Hg होता है। विद्युत की कुचालक धातु कौन कौन सी होती है बेटा? विद्युत की कुचालक धातु होती है लेड। लेड को मतलब क्या बोलते हैं? सीसा, जिसको Pb से डिनोट करते हैं, Pb से लिखते हैं। मरकरी या पारा, जिसको Hg से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे प्रदर्शित करते हैं? Hg से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कम गलनांक एवं कम क्वथनांक वाली धातुएं। कम गलनांक और कम क्वथनांक वाली, देखो जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी मैंने तुम्हें बताया था, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है?
उच्च। ऐसा थोड़ी अपन ने इसको चूल्हे पे रख दिया और ये मतलब पिघल गई, नहीं, इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की। तो इनका गलनांक क्या हो जाएगा भाई? इनका गलनांक का मतलब ये गलेंगी कब? कब गलेगी? जब गलेगी सर, जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है भाई? इनका ज़्यादा होता है। मतलब ये क्या है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो कौन कौन से हैं कम क्वथनांक वाले? सर सोडियम है और कौन सा है? पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम है। ये क्या होंगे? कम टेम्परेचर पर ही क्या होने लग जाएंगी? क्वथनांक, मतलब ये गलनांक गलने लग जाएंगी और क्वथन होने लग जाएंगे, मतलब उबलने लग जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। चमकीली अधातु। भाई अधातु मैंने बताया था कि अधातु तो चमकीली होती नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये एक अपवाद है। अपवाद कौन सा? आयोडीन। ये क्या होती है? ये चमकीली अधातु होती है। कैसी होती है? चमकीली अधातु होती है। अब देखेंगे कठोर अधातु। क्या देखेंगे? कठोर अधातु देखेंगे। कठोर अधातु में क्या होगा? हीरा। हीरा क्या है भाई? एक ऐसी अधातु है जो क्या है? कठोर है। क्या है? कठोर है। कैसा है भाई? कठोर है। ठीक है, आगे देखेंगे तरल धातु। तरल धातु क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु, एक ऐसी अधातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अब आता है अपने पास सुचालक अधातु। क्या आ जाता है? सुचालक अधातु। सुचालक अधातु क्या होता है मेरे भाई? सुचालक अधातु का मतलब अधातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट है ना बेटा, ये ग्रेफाइट जो है ये क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मैंने तुम्हें बताया था जो अपनी पेंसिल होती है लिखने वाली, रूल, जिसको अपन रूल बोलते हैं, 3 रुपए की आती है ना, HB वाली आती है, 2HB, नो, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या होती है? सुचालक धातु होती है। तो सुचालक धातु कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट हो जाएगी बेटा। कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट हो जाएगी। 5वें नंबर पर आता है अपने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या आता है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ध्यान से समझेंगे धातुओं का। अब इसमें रासायनिक गुणधर्म मैंने बताया था कि हम इसमें क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, मतलब इनकी चीजों के साथ क्या कर रहे होंगे? छेड़खानी करके रहे होंगे। छेड़खानी करके हम क्या कर रहे होंगे? इनमें चेंज कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर है बेटा धातुओं का दहन। धातुओं का दहन। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है या धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं बेटा। देखो कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? धातुओं का दहन हो गया बेटा। क्या हो गया? धातुओं का दहन। दूसरी चीज है भाई दहन का मतलब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। ठीक है, अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु प्लस में जल, ये अभिक्रिया करके बनाएंगे धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पोटेशियम था, पोटेशियम को जल से अभिक्रिया करवाई तो इसने बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे देखो इसको संतुलित थी क्या? ये वाली संतुलित है क्या? नहीं है सर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को? दो लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, इसको चेंज कर लेता हूँ। देखो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसको संतुलित हो जाएगा कि हाँ 2 संतुलित है भाई, है ना। तो देखो ये क्या है भाई? ये संतुलित है अपने पास समीकरण। तो ये वाली चीज समझ में आ गई भाई। दहन का मतलब तो क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आगे बढ़े भाई। चलो देखो सीरियस नहीं रहता नालायकों में, थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। देखो अब ये क्या कर रहे थे अपन, इसके साथ इससे पहले अपन ने एक चीज पढ़ ली थी ये वाली, है ना। तो इसके बाद में मैं भूल गया था उसको लिखाना, ठंडे जल के साथ गर्म जल के साथ, वो वाली चीजें भी लिख रहे होंगे। पहले अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो अपन ने पढ़ लिया था कि भाई हाइड्रोजन मतलब जो भी धातु होगी, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही होगी? जो भी धातु है बेटा, जो भी धातु है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बना रही थी कि नहीं बना रही थी? सभी बताएंगे हाँ सर बना रही थी, आपने पढ़ाया था 2nd चैप्टर में। तो 3rd चैप्टर में भी वही बात है। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? धातु और अम्ल मिलकर संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बना रही हैं। जैसे कि यहाँ पे Mg था, मतलब मैग्नीशियम था, और यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl था। इन दोनों ने जब अभिक्रिया कराई तो हमें बना MgCl2। क्या बना बेटा? MgCl2 बना, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बना है बेटा। क्या बना है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? यहाँ से निकल रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे जिंक था। जिंक क्या एक धातु है और HCl क्या एक अम्ल है। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो संगत लवण बनाएगा। इस संगत लवण को क्या बोलेंगे?
बोलेंगे, जिंक क्लोराइड बोलेंगे, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब हमने जल की बात कर रहे थे तो जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, तो मैंने तुम्हें बताया कि जल के साथ, देखो पहले तो मैंने जब तुम्हें लिखाया वो लिखाया कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातु, ये क्या होती है, ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। कौन कौन सी होती है, सोडियम होती है, पोटेशियम होती है और कैल्शियम होती है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। दूसरी मैंने लिखाई गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु, और ये कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है भाई, कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। अब लिखेंगे केवल भाप के साथ क्रियाशील धातु, लिखेंगे बेटा तीसरी। अब लिख रहे हैं भाई अपन, है ना, अब यहां से स्टार्ट अपना आज की क्लास, ठीक है ना, लिखेंगे सभी सभी लिखेंगे भाई। कल ऐसे थोड़ा सा नींद ऐसी हो गई थी ना, इसलिए थोड़ी सी आंखें ऐसी लग रही है, चलो लिखेंगे। हाँ सर आपकी तो रोज ऐसी होती है, अरे नालायक को थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है भी, है ना। चलो देखो थर्ड लिखेंगे भाई, थर्ड लिखेंगे केवल भाप के साथ, केवल लिखेंगे केवल भाप के साथ क्रियाशील धातु, केवल भाप के साथ। भाई कोई प्रॉब्लम हो ना चैप्टर में, कोई समझ में नहीं आई हो कोई चीज, तो उसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बाकी पर्सनल नंबर मैंने दिए हुए हैं तो उस पर बता देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है। वैसे कमेंट ही करेंगे ज्यादातर, मैं देखता हूँ रोज, केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील धातु। अब बताओ कौन सी होंगी धातु जो भाप के साथ में भी क्रिया कर लेगी। अपन ने आज अभी 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 क्रिया करवाई थी सेकंड चैप्टर में, बताओ कौन कौन सी कराई थी भाई। देखो उसमें क्या था अपने पास, तो एक तो था सर Fe, लोहे के साथ करवाई थी कि नहीं करवाई थी सर। एक था एल्यूमिनियम, ठीक है, और एक था बेटा जिंक। कोई दिक्कत है कैसे लिखने में किसी को। फेरस का मतलब, Fe का मतलब क्या है, आयरन, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और Zn का मतलब क्या है, जिंक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु। जल के साथ जो कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी, मतलब जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, वो कौन कौन सी हो जाएगी बताओ। वो हो जाएगी सर, एक तो हो जाएगी लेड, एक तो हो जाएगी लेड। एक मिनट, देखो कौन सी हो जाएगी, लेड हो जाएगी। लेड को क्या बोलते हैं, पीबी बोलते हैं सर, ठीक है। क्या आगे लिखेंगे, क्या आगे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लो कोई दिक्कत, ठीक है। लिखेंगे भाई कॉपर को बोलते हैं बेटा Cu, के बाद में लिखेंगे चांदी को बोलते हैं बेटा Ag, ठीक है, क्या बोलते हैं Ag। के बाद में आती है चांदी के बाद में सोना को बोलते हैं बेटा Au, Au। इसका लैटिन नाम क्या होता है, ओरम होता है, क्या होता है, ओरम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, Au से दर्शाते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे सभी, इसके बाद में एक नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालेंगे और लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नोट। चलो नोट लिख लो, फिर कलर तो बाद में चेंज कर देंगे। लिखेंगे कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम जल के साथ
अभिक्रिया करने पर, कैल्शियम व मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करने लग जाती है? तैरने लग जाती है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, सही से लिख लेंगे इसको, अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है, तैरने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, क्योंकि लिखते जाएंगे भाई साथ साथ, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। लिखेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। साथ क्या हो जाते हैं बेटा? चिपक जाते हैं। धातु के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो इसको चेंज कर देता हूं कलर से। कलर, हर कलर 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 कलर। ठीक है, चलो ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलो उतार लेंगे सभी। उतारने के बाद में अपन ने देखो कहाँ तक लिख ली थी, अम्लों की अभिक्रिया लिख ली थी ना। अब लिखेंगे अपन, हेलो, आ रही है ना आवाज सभी को? हाँ चलो लिखेंगे, चलो लिखें आगे। आगे लिखेंगे भाई इसमें, देखो ये वाली चीज मैंने बता दी थी। अब लिखेंगे चौथी इसमें। इसमें क्या लिखेंगे? चौथा लिखेंगे भाई। चौथा लिखेंगे अपन, देखो अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गई। अब लिखेंगे धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। चार तरीके की, ठीक है। पहली अपन ने किसके साथ करवाई थी? पहली अपन ने दहन वाली करवाई, दूसरी हाइड्रोजन के साथ करवाई, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन के साथ मतलब जल के साथ करवाई, ठीक है। उसके बाद में हमने जल के बारे में देखा भाई, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, भाप के साथ, तीन अवस्थाएं होती है भाई, ठीक है। तो या तो जल के साथ कर रही होंगी, या फिर ठंडे जल के साथ कर रही होंगी, या भाप के साथ कर रही होंगी। उसके बाद में कौन सी? उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई किसके साथ हम अभिक्रिया कर रही है? धातुओं की अम्लों के साथ। धातुओं की किसके साथ? अम्लों के साथ। अब लिखेंगे धातुओं की धातु लवणों के साथ। लिखेंगे, एक मिनट, चौथी हेडिंग डालेंगे भाई यहाँ पे, चौथी। देखो इसमें क्या होगा, धातु लवणों की, जब धातु की धातु लवणों के साथ कराएंगे तो क्या होती है, कुछ धातुएं तो होती है जो अधिक क्रियाशील होती है, और कुछ क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना मतलब ये चाह रहा हूं बेटा कि जो दो धातुएं होती हैं, अलग अलग जो धातुएं होती हैं, उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी अभिक्रियाशीलता में क्या होता है, अंतर होता है। या तो कुछ धातुएं होती है जो तो अधिक क्रियाशील होती है, कुछ क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो भी अधिक क्रियाशील धातु होती है, क्या होती है, अधिक क्रियाशील जो धातु होती है, कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, या तो गलित अवस्था में, किसमें, गलित अवस्था में क्या कर देती है, या तो गलित अवस्था में कर देगी, ठोस अवस्था में कर देगी, गैसीय अवस्था में, जैसे भी हो सकता है। वो क्या करेगी कि कम क्रियाशील यौगिक को, जो अधिक क्रियाशील धातु है, वो कम क्रियाशील धातु है, उसका यौगिक है। कोई मान लो कम क्रियाशील, मान लो जैसे कि अपने पास मान लो कौन सी लेंगे बताओ, अपन ने मान लिया
मतलब मान लो AU है, AG मान लो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है और एक जगह का क्या है अपने पास, सोडियम है, तो सोडियम क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। और मान लो कि जो ये सिल्वर है वो मान लो सिल्वर क्लोराइड है, मतलब किसका लवण है, सिल्वर क्लोराइड का लवण है भाई, कि सिल्वर क्लोराइड का यौगिक है। देखो समझो ऐसे भाई, यहाँ पे क्या है मेरे पास, जैसे मान लो ये AgCl है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना बेटा अपन ने, तो देखो इस तरीके से ये मान लो AgCl का विलयन है। अब मान लो इसकी अभिक्रिया अपन Na से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, Na से, तो Na क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील हो जाएगा। तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहती है, धातु की धातु लवणों के साथ। अब ये देखो धातु का लवण है कि नहीं है, धातु का लवण है कि नहीं है, हाँ सर धातु लवण है। क्यों है धातु लवण, क्योंकि AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। अगर सिल्वर क्लोराइड बन गया बेटा, तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या है बताओ, सिल्वर क्लोराइड का मतलब सर ये सिल्वर तो क्या होगी, धातु और क्लोरीन गैस मिलके तो इसने क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड बना लिया। और ये सिल्वर क्लोराइड क्या एक तरीके से लवण है, क्या है, लवण, ठीक है, या यौगिक है। तो ये क्या करेगा, जो अधिक क्रियाशील धातु है Na, वो इस कम क्रियाशील धातु से इसके यौगिक को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। अब ये जो विस्थापन हुआ है वो ठोस अवस्था में हो सकता है, गैसीय अवस्था में हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, द्रव अवस्था में, मतलब गलित अवस्था में हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, अब अभिक्रिया लिखेंगे पहले एक बार, फिर समझ में आएगा। चलो लिखेंगे सभी चौथी अभिक्रिया, लिखेंगे चौथी अभिक्रिया लिखेंगे भाई, देख लेता हूं, देखो यहाँ पे लिखेंगे चौथी अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया लिखेंगे, धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया लिखेंगे भाई, लिखेंगे धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या लिखना है बेटा, समझेंगे, ठीक है, धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अभी लिखेंगे इसमें सभी धातुओं की क्रियाशीलता में, लिखेंगे इसमें सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है, क्या होता है, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु लिखेंगे भाई, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक, यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके के यौगिक, लिखेंगे उसके यौगिक के यौगिक के उसके यौगिक के
विलियन लिखेंगे, उसके यौगिक के विलियन विलियन के विलियन या गलित अवस्था, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है बेटा? विस्थापित कर देती है। लिखेंगे सभी, लिखेंगे, लिख लिया? ठीक है, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे मान लो धातु प्लस में लवण विलयन, ये बनाएगा भाई अपने पास लवण विलयन प्लस में धातु। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे जल्दी एक बार। देखो ऐसे समझेंगे भाई, धातु है ना यहाँ पे, ये धातु लवण विलयन के साथ मिलकर इस धातु का विलयन बनाएगी। मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ, मान लो ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये होगा ए और ये होगा बेटा बी। अब समझ में आ जाएगा। इस लवण विलयन में से, इस लवण का जो विलयन है इसमें से क्या हो जाएगी? ओनली धातु धातु बचेगी। क्या बचेगी? धातु धातु। चलो एक बार उतारेंगे इसको, फिर समझाने का ट्राई करता हूँ, देखिए कुछ आता है तो। बुक का देख लेता हूँ, कोई एग्जाम्पल बच रहा है होगा तो कुछ उसको करा दूंगा। जल्दी उतारो एक बार, जल्दी उतारेंगे सभी। चारों अभिक्रियाएं हो चुकी हैं और गर्मी तुम्हें देख रहे होगे, मेरे पसीने बहुत ज़्यादा तरीके से आ रहे हैं भाई। लाइट भी डिफर कर रही है, कभी ज़्यादा कभी कम। जल्दी करो, जल्दी करो। उतार लिया सभी ने? चलो देखो भाई, अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार और। ये लो, हाँ देखो, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे अपन। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अपन ने क्या पढ़ा? पहले तो पढ़ा हमने धातुओं का दहन। बेटा क्या पढ़ा है बेटा? धातुओं का दहन पढ़ा है। धातुओं के दहन में हमने क्या देखा कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या करती है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु प्लस में ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड में बदल जाता है, तो ये क्या बना लेगा? धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, एक तो ये वाली अभिक्रिया हो गई, ये इसके उदाहरण हो गए। दूसरी क्या आती है अपने पास? दूसरी आती है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और धातु हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएगी। इसकी ये किसके साथ अभिक्रिया हो गई? जल के साथ अभिक्रिया हो गई। तो धातु और जल मिलकर क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। और धातु हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। आगे देखते हैं। अब मैंने देखा भाई जल के साथ अभिक्रिया तो करा दी, लेकिन जल भी कितने तरीके का भाई? 3 तरीके का। ठंडा जल, ठंडा जल, गर्म जल और भाप। तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातु कौन सी थी भाई? सोडियम थी, पोटेशियम थी और कैल्शियम थी। दूसरी, गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील धातु कौन सी थी? मैग्नीशियम थी सर। तीसरी थी केवल भाप के साथ क्रियाशील धातु, जो भाप से क्रिया करती हो, तो कौन कौन सी थी? ये थी अपने पास आयरन, एल्युमिनियम और जिंक। आयरन, एल्युमिनियम और जिंक। और ऐसी धातु जो जल के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं कर रही थी, वो कौन सी थी? एक तो थी लेड, लेड के अलावा कॉपर, कॉपर के अलावा चांदी, चांदी के अलावा सोना। मतलब ये चारों ऐसी थी जो क्या कर रही थी? जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रही थी। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या है? एक मिनट और रुकेंगे। देखो
अब क्या करेंगे भाई, अपन ने यहाँ पे देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों क्या है, धातुएं हैं भाई। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होने लग जाती है, तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो इनमें अब जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ तो क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इनके से हटेगी नहीं। क्यों? क्यों क्या करेगी वो, तो वो क्या करेगी भाई, इनके ही चिपक जाएगी, इस धातु की क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। जब ये चिपक जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर तैरने लग जाएगी। तो लिखेंगे कैल्शियम व जल के, कैल्शियम व मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। अब देखो उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा भाई, अपन ने इसके बाद में पढ़ा ये वाली चीज, थोड़ा सा वो कर देता हूं छोटा। ठीक है, चलो अब देखो फिर हमने पढ़ा धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो अपन ने लिख दिया धातु प्लस में अम्ल, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने भाई, इनका उदाहरण लिख दिया, मैग्नीशियम के HCl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। इधर जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बन गया, HCl और ZnCl2 हाइड्रोजन गैस। धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। कितने क्या होता है भाई, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। कोई अधिक क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसकी यौगिक से विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा और क्या लिख रहा हूँ वो देखो, इसके नीचे लिख रहा हूँ। और क्या लिख रहा हूँ मैं, इसमें लिख रहा हूँ भाई थोड़ा सा, देखो यहाँ पे और लिख देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे कुछ। देखो तो बाद में सेट कर दूंगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, अधिक क्रियाशील धातु क्या कर रही थी, कम क्रियाशील को। तो धातु A क्या है यहाँ पे, अधिक क्रियाशील है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये लो, और बारीक कर देता हूँ इसको, अब दिखेगा ये। दिख रहा है, अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील। ठीक है, ये लो, अरे हो गया सेट। ये लो, ठीक है, अब दिख रहा है ना सभी को। चलो अब देखो ये सारी चीजें हो गई। इसमें क्या था भाई, समझो, इसमें ये जो धातु थी A, ये क्या थी, अधिक क्रियाशील थी। अब समझेंगे क्या थी, ये अधिक क्रियाशील थी, मतलब सर इसकी क्रियाशीलता अधिक थी। ठीक है सर। दूसरी वाला जो ये लवण विलयन था, ये किसका था, इसमें जो धातु थी, इस लवण विलयन में क्या होगी बेटा, धातु होगी। क्योंकि धातु मतलब धातु और अधातु ये दोनों मिलकर ही तो कुछ बनाएंगे भाई, धातु और अधातु मिलकर ही तो लवण विलयन बनाएंगे। तो इसमें धातु जो होगी वो क्या थी, कम क्रियाशील थी। क्या थी, कम क्रियाशील थी। अब भाई एक तो अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है, और विस्थापन अभिक्रिया तो अपन ने अच्छे से पढ़ी है, जिसमें कोई दूसरे के को लेके भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था, हाँ सर भाग रहा था। अब समझो जब वो दूसरे के को लेके भाग रहा था, तो ऐसा इसमें है, यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु है और यहाँ पे क्या है, कम क्रियाशील धातु है। तो ये अधिक क्रियाशील धातु बेटा इस कम क्रियाशील धातु के लात मारेगी और इसका जो विलयन है उसको इससे क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। अब तो क्या बनेगा, लवण विलयन। अब ये जो लवण विलयन बनेगा, मतलब देखो इस तरीके से कि भाई इस लवण विलयन को अलग से समझाता हूं। देखो अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने बताया था कि जैसे मान लो जिंक, मान लो यहाँ पे क्या था भाई, मान लो जिंक था। क्या था भाई, जिंक था। देखो यहाँ पे मान लो भाई जिंक था अपने पास, क्या था, जिंक था। ठीक है, क्या था भाई, जिंक था, मान लो जिंक था। और यहाँ पे क्या था, AgCl था, AgCl, AgCl2 मान लो। ठीक है, AgCl ही मान लो, AgCl मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ Ag तो क्या है सर, धातु है, और यहाँ पे क्या है, Cl क्या है भाई, अधातु, मतलब क्लोरीन क्या है, मतलब क्लोरीन क्या है, अधातु है। ठीक है, तुम बोलो क्लोरीन तो गैस है, क्या मैंने Cl2 लगाया है क्या, नहीं सर। तो बेटा ये धातु और अधातु। अब देखो धातु कैसी प्रकृति की होती है, बताओ धातु कैसी प्रकृति की होती है, सर धातु होती है क्षारीय प्रकृति की।
होती है कि नहीं देती होती है सर। अधातु कैसी होती है सर, अम्लीय प्रकृति की होती है कि नहीं होती। जब ये क्षारीय और अम्लीय जब मिलेंगे तो कैसा बनेगा भाई, लवणीय बनेगा। कैसा बनेगा, लवणीय। अब ये लवणीय बनेगा बेटा, ये लवणीय बनेगा तो इसी तरीके से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये जो AgCl है ना, ये लवण का विलयन है भाई। क्या है, लवणीय विलयन है, लवण का विलयन है। अब ये लवण का विलयन में देखो दो चीजें हैं, एक तो Ag है और क्या है, Cl। अब यहाँ पे जो Ag है ये क्या है, कम क्रियाशील है, और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस Ag को क्या कर देगा, Ag को कर देगा विस्थापित। Ag को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और विस्थापित करके क्या बना लेगा भाई, जिंक क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ये बना लेगा सर जिंक क्लोराइड ZnCl। ठीक है, टू बाद में लगाएंगे, अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको ओनली समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो Ag अलग हो जाएगा, ZnCl बना लेगा। बना लेगा नहीं बना लेगा। तो अब देखो जो ये लवण विलयन हुआ है, ये जो लवणीय विलयन बना है, ये किसका बना है, ए वाली धातु का बना है कि नहीं बना, ए वाली धातु का बना है सर। बी वाली का बना है क्या, नहीं सर, बी वाली में से तो Ag को अलग कर दिया। नहीं आया समझ में तो बताएंगे सभी। चलो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो भाई यहां पे समझेंगे, यहां पे धातु ली है ए जो क्या है, अधिक क्रियाशील है। यहां पे लवण विलयन लिया है जो कि क्या है, कम क्रियाशील है। मैंने बताया कि जो लवणीय विलयन है बेटा, लवणीय विलयन में तुम्हारे पास दो चीजें होंगी, एक तो होगी धातु जैसे कि Ag, और दूसरी होगी अधातु मतलब क्लोरीड या मतलब क्लोराइड लिया अपन ने। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या लिया है, ए धातु और लिए जो क्या है, अधिक क्रियाशील है। अब ये अधिक क्रियाशील जो धातु है ए, ये क्या करेगी, इस बी वाली धातु में से इस Ag को क्या करेगी बेटा, इसको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। क्यों, क्योंकि Ag क्या है सर, Ag यहाँ पे बेटा कम क्रियाशील है और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस Ag को यहाँ से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगर विस्थापित कर देगा तो ये Zn किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ मिलेगा, और ये बना लेगा ZnCl। क्या बना लेगा, ZnCl बना लेगा। अब ये ZnCl जो बना है, क्या ये ए धातु का नहीं है, क्या बताओ, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए धातु है कि नहीं है, यहाँ पे ए धातु है कि नहीं है। हाँ सर ये ए धातु है, तो ये किसका लवण विलयन बनेगा सर, ए वाली धातु का बनेगा। कौन सी का बनेगा, ए वाली धातु का। और अब बचेगा क्या सर, अब सर यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा ओनली Ag, और ये कौन सी धातु का है, बी धातु का है। तो मैंने भी तो यही किया है भाई, ए और बी, और यहाँ पे बनाया है लवण विलयन जो ए है, और यहाँ पे क्या है, धातु जो क्या है, बी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो देखो, इसको मिटा दूं, चलो देखो अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे भाई, देखो ये सारी चीजें हो गई अपनी, है ना। अब क्या लिखेंगे अपन, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। अब लिखेंगे बेटा अपन अधातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, अधातुओं के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब डालेंगे बेटा हेडिंग अधातुओं के साथ अभिक्रिया, या अधातुओं के क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे अब अधातुओं के, हेडिंग डालेंगे सभी, और लिखेंगे भाई अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया या अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। लिखो भाई अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे। ये क्या लिखा था अपन ने, रासायनिक गुणधर्म ही लिखा था ना भाई इसमें। अधातु, अब लिखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। लिखो भाई, अगली हेडिंग डालेंगे, एक मिनट पसीने पूछ लो भाई थोड़े से, गर्मी बहुत विशेष है ना, एक मिनट। चलो लिखेंगे भाई सभी, लिखेंगे सभी। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सर अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे सभी। लिखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इधर से नहीं, लिखो भाई अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
किसके हैं भाई? ये अधातुओं के हैं। किसके हैं? अधातुओं के। ये है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। किसके गुणधर्म है? अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहले लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लिख लो या अधातुओं की दहन की प्रक्रिया लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो हम लिख रहे हैं क्या? मतलब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिखेंगे भाई। इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखो अधातुओं का दहन, अधातुओं का दहन या अधातुओं का दहन या अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब लिखेंगे बेटा इसमें अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब लिखेंगे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं या निर्माण करती हैं। लिखेंगे अधातु प्लस में ऑक्सीजन अधातु प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बनाएंगी? अधात्विक, ब्रैकेट में लिख लेंगे अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आगे लिखेंगे इनमें, इसमें लिखेंगे जैसे कि C प्लस में O2, ये बना है बेटा CO2। ठीक है, क्या बना है? CO2 बना है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे S मतलब सल्फर प्लस में O2, ये क्या बन गया भाई बताओ? ये बन गया सर सल्फर ऑक्साइड मतलब SO2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये O बड़ा ही है मेरे भाई, बड़ा ही क्या है? O है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी उतारेंगे। एक बार उतार लिए सभी ने? जल्दी उतारेंगे। लिखेंगे नोट, लिखेंगे बेटा यहाँ पे एक नोट लिखेंगे।
देखो नोट लिखेंगे अब यहाँ पर एक नोट लिखेंगे। हाँ 100 रुपये का नोट लिख लो, नालायक हो, मजे ले लिया करो। सीरियस होके क्यों पढ़ा रहा हूँ? अरे सीरियस होके नहीं है नालायक हो, गर्मी देखो कितनी जोर से पसीने आए पड़े मेरे, तुम्हें दिख नहीं रहोगे नालायक हो। देखो इधर आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लिखेंगे ए धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ए धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति को होते हैं एवं जल में घुलकर क्या देते हैं? अम्ल बनाते हैं, एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, देखो भाई कोई समझाने की चीज़ तो है नहीं जितना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, इसे अब तो मैं लिखा रहा हूँ सर समझ में, कि समझा क्यों नहीं? बेटा समझा तो सारी चीज़ रहा हूँ, बताओ क्या नहीं समझा रहा। देखो ए धातुओं का दहन हो या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो, एक ही बात है, मैंने तुम्हें बताया था भाई दहन होता है उसमें भी ऑक्सीजन जरूरत होती है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे उसमें भी ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया है भाई, ए धातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो लिखेंगे ए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो अधातु प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या बनाएंगी? अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय, क्योंकि अधातु कैसे होती है? अम्लीय होती है। अब देखो यहाँ पे कार्बन लिया, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन मिलाया, तो क्या बनी हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही S+O2 बनाया तो हमारे पास क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। और तुम्हें मैं बता दूं कि जब अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है, ये क्या बना रहा है? अम्लीय ऑक्साइड। और जब तुम देखते हो कि अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मुख्य उत्तरदायी होती है बेटा। वो क्या होती है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि ये कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है बेटा। कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय। इसलिए कौन सी गैस, मतलब कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा के लिए भी क्या होती है? जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, यहां पे देखेंगे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। ये अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, एवं ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ये अम्ल बनाते हैं। सर क्या बनाते हैं? जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ये अम्ल बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब चलो देखो ये सारी चीज समझ में आ गई। अब लिखेंगे भाई अपने पास, क्या लिखेंगे? चलो इसका उदाहरण दिखाता हूं तुम्हें, इसका उदाहरण लिखूंगा, इसका उदाहरण लिखेंगे भाई, एक बार लिखेंगे फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा बाद में, है ना? लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे सर हमने जैसे CO2 लिखा, मान लो ये बना था ना अपने पास CO2, इसकी अभिक्रिया करवाई हमने H2O से करवाई। किससे करवाई? H2O से अभिक्रिया करवाई। जब हमने H2O से अभिक्रिया करवाई, एक चीज देखी हमने, क्या देखी? H2O के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास बना H2CO3। H2CO3 बना कि नहीं बना बताओ? देखो H2CO3 बना कि नहीं बना? हाँ सर बन गया। इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सर कार्बोनिक अम्ल। देखो इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं H2CO3 को। ऐसे ही अगर SO2 को मान ले, SO2 को मिलाए, SO2 इसको किससे कराएं? मान लो H2O से कराएं, बताओ क्या बनेगा? H2SO कितना बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा बेटा H2SO4। क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा सर? H2SO4 बनेगा। इसको क्या बोलेंगे बताओ? बताओ इसको क्या बोलेंगे? H2SO4 के क्या बोलते हैं बताओ?
बताओ ना क्या बोलते हैं? हैं? अरे क्या बोलते हैं बताओ। बताओ भाई क्या बोलते हैं H2SO4 को? सर H2SO4 को तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताएंगे, सभी बताएंगे भाई। देखो समझाने का कुछ था नहीं, वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो लो इनका कलर चेंज कर देता हूं। क्या है ये? लो ये चेंज हो गया। ये लो, क्या और क्या हो गया ये वाला? हरा ले लो। ठीक है, चलो हो गया चेंज। ठीक है, आगे देखें अपन, आगे देखते हैं भाई। ये वाले के भी चेंज करो, ये वाले के हो रहे थे, इनके चेंज देखता हूँ, 1 मिनट रुको। इनके तो ऐसे ही थे। चेंज करने नहीं करने, अभी कुछ नहीं करना। चलो अब जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे, ना लायक को बातों में लगाते रहते हो ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, ए धातु के ऑक्साइड हो गई ये वाली चीजें। अब लिखेंगे अगला। अगला क्या लिखेंगे भाई? अपन ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली। सर किसके साथ अभिक्रिया कर ली? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली। देखो भाई पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ना लायक को। देखो अब लिखेंगे अम्ल, ए धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ए धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। ए धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या लिखेंगे भाई? देखेंगे इसमें लिखेंगे। अब बताओ ए धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी भाई? बताओ, ए धातु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लिखेंगे इसमें एक ही बात ओनली, क्या लिखेंगे? ए धातुएं ए धातुएं इसमें लिखेंगे ए धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल, ए धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व ए धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अम्ल के ही विक्रिया करती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें उदाहरण लिखेंगे इसका। एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल में लिखेंगे एस प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बताएंगे सभी, बताएंगे क्या होता है? क्या होता है सर? बताएंगे सभी हैं? क्या होता है? H2SO4 होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? बनेगा सर SO2 प्लस में। बताओ क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बनेगा बताओ? SO2 मतलब SO2। तो क्या क्या बनेगा बताओ? क्या बन जाएगा अपने पास? और क्या बच जाएगा सर? जल बचेगा। तो जल को लिख देंगे H2O। क्या लिख देंगे? H2O। अच्छा इसको संतुलित करेंगे, देखे संतुलित करेंगे सभी। H कितना है यहाँ पे बताओ? H कितना है सर? H तो सर यहाँ पे 2 है, और वहाँ पे भी कितना है? 2 है। O कितना है सर? O तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 3 है। तो इसको 4 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब H 4 हो गया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो
एस कितना हो गया 2 हो गया, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ओ कितना हो गया सर, ओ हो गया 4 दूनी 8। देखो भाई 2 तो ये रहा, नहीं इसको 4 से करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गए। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 होने चाहिए थे। चलो 1 मिनट देखते हैं, 3 लिखेंगे यहाँ पे भाई, 3 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 चौक के 8 और यहाँ पे एस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लो ये संतुलित हो गया भाई, क्या हो गया संतुलित। ठीक है ना भाई, देखो एस कितना है 3, तो एस कितना है यहाँ पे 3। ओ कितना है सर, ओ तो है 4 दूनी 8, तो 2 3 दूनी 6 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो कितना हो गया 8 हो गया। आगे देखेंगे एच कितना है सर, एच 2 दूनी 4 है, तो एच 2 दूनी 4 ये रहा, हो गया संतुलित। चलो दूसरा लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे भाई, पी का लिख लो। पी का मतलब क्या है, फास्फोरस, तो लिखेंगे पी प्लस में HNO3, पी प्लस में HNO3, और ये क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ, ये सर ये बन जाएगा H3PO4, ये बन जाएगा सर H3PO4 प्लस में कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगी NO2। और क्या बनेगा बताओ, देखो देखिए क्या बच गया इसमें से, जल्दी देखेंगे बताएंगे सभी, क्या बच गया इसमें से, सर इसमें से जल बच जाएगा, तो जल को भी लिख देंगे, और जल को लिख देंगे बेटा H2O। क्या लिख देंगे, H2O। कोई दिक्कत है कि इसमें बताओ, कोई दिक्कत है कि इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको संतुलित कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, संतुलित। ठीक है, संतुलित करेंगे, बताओ P कितना है सर, यहाँ पे P 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना है 1, लेकिन H तो यहाँ पे कितना है 3, तो ये रहा 2, ये रहा 5 है सर। ठीक है, अभी बाद में देखते हैं इसको। सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक नंबर वाला देखेंगे ना पहले भाई। अभिक्रिया को संतुलित करने का क्या था, जिसके भी सबसे अधिक अणु होंगे तो किसके हैं, ओके। ओके कितने यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने हैं 2 और 4 6 और 1 7 है, कितने हैं 7। अब बताओ, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे बताओ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे 5 लगा के देखता हूँ। क्यों लगा के देख रहे हो सर, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 5 आ सकता है। ठीक है, अब H कितना हो गया 5, तो देखो 3 और 2 5 H हो गया। N कितना हो गया सर, N हो गया 5, N कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना है ओनली एक ही है, तो इसको 5 बना दूंगा, 5 N हो गया। O कितने हो गए, अब देखो O हो गए 5 3 15, तो देखो 4 और 10 14 और 1 15, तो ये हो गई संतुलित। ठीक है, क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो पसीने आ गए भाई मस्त तरीके से। टाइम देख लेता हूँ एक बार, 57 हो गए वैसे तो, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या रहता है। चलो मैं बात कर लेता हूँ तुमसे 2-3 मिनट, है ना, बात नहीं। न जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। यहाँ पे इधर इसको छिपा देते हैं पहले। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बताओ। एक हेडिंग डाल देंगे, एक बार हेडिंग और डाल देंगे, धातुओं की हेडिंग डालेंगे धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, इसको डालेंगे सभी हेडिंग। और हेडिंग डाल के बेटा इसमें लिखेंगे, लिखना क्या है अभी छोड़ दो, रहने दो, कल अपन आएंगे तब लिख लेंगे। ठीक है, बोलो इसको भी मैं वो थोड़ा सा वो कर देता। ठीक है, अब इसकी हेडिंग डाल देंगे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, क्लोराइड गैस बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, क्लोरीन क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। अब देखो ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। देखो तुम्हारे लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया था कि क्लासें एक भी कम नहीं होंगी, जितनी क्लासें मतलब जितने दिन उतनी क्लासें। ठीक है, हाँ देखो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि भाई अपन क्या है, थोड़ा सा गांव में रहते हैं, तो गांव में थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क का इशू आ जाता है, कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कभी कोई बंदर अंदर मतलब वाईफाई की केबल वगैरह तोड़ देते हैं, तो कई बार अपन को क्या है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी क्लासेस भाई मैं पहले से ही अपना मतलब मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ। ठीक है,
ठीक है, मतलब मैं अभी लाइव में इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी बच्चे जुड़ नहीं पा रहे सही तरीके से, ठीक है। बाकी मैंने क्या पूरा प्रयास किया हुआ है, आपकी क्लासेस पहले ही एक दिन पहले ही तैयार हो जाती है। कई बार क्या होता है अपलोड करने में देरी हो जाती है, नेट का इशू आ जाता है, किसी और चीज़ का इशू आ जाता है, लेकिन आप कोशिश किया करो कि मतलब लगातार क्लासेस देखें, ठीक है। एक दिन में कभी भी मतलब कैसे भी टाइम निकाल के थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा देखो लेट सेट हो जाता है, उसके लिए तो भाई कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, देखो है ना। और देखो भाई लगातार प्रयास जारी है तुम्हारे लिए, मैं लगातार लगा हुआ हूँ और मुझे आशा है कि तुम भी ऐसे ही लग रहे होंगे। अगर नहीं लग रहे हो ना बेटा तो लगना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमें मेहनत करनी है, देखो मैं मेहनत से, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम सोचो तुम्हें खुद के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जी जान लगाकर भाई तुम्हारे लिए कंटेंट ला रहा हूँ, तुम देखो मैं बहुत चीज़ें मतलब इतनी सारे कंटेंट ला दूंगा तो इतने सारे तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से मैं तुमसे बोल चुका हूँ कि तुम्हें कुछ भी खरीदने करने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। एग्जाम के दिन तक मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि भाई तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट कराऊंगा ही। एग्जाम दिन तक तुम ये सोचोगे कि यार साइंस के तो धज्जियां उड़ गई, साइंस में तो मजे आ गए। साइंस के अगर मजे नहीं आ जाए तो मुझसे कहना, बस जुड़े रहो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और हाँ दिल भाई बातों को दिल पे मत लिया करो गहराई से, ठीक है। कई बार क्या होता है मजाक मजाक में कुछ बोल दूं, कुछ और दिक्कत हो जाए तो ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझा करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस रखेंगे, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखेंगे। पढ़ाई कभी भी आधा अधूरा फोकस नहीं मांगती भाई, पूरा फोकस मांगती है, ठीक है ना। तो पूरा फोकस रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। हाँ ठीक है ना, चलो इतना हो गया, हाँ 1 मिनट की हो गई, ठीक है भाई। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है चलो।